तो नया चैप्टर का रिवीजन करते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। छोटा सा चैप्टर है तो मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट में इसका रिवीजन हो जाना चाहिए। कंपनी के मेन जो तीन होते हैं डिसीजन, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, एक होता है फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा कहाँ से आए, और एक होता है डिविडेंड डिसीजन कि पैसे को कितना बांटा जाए। तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड डिसीजन वही है। डिविडेंड पॉलिसी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है, हम डिविडेंड दें या ना दें। जैसे अगर किसी कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो वो ज्यादा डिविडेंड आराम से तय कर सकती है कितना देना है। लिक्विडिटी बढ़िया है, पैसे की जरूरत नहीं है, तो भी आराम से कंपनी डिविडेंड दे सकती है। पास्ट ईयर्स में कितना डिविडेंड दिया, शेयर होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, कंपनी कितनी पुरानी है, फ्यूचर में पैसे की कितनी जरूरत है, ओनरशिप का कंपोजिशन कैसा है, बिजनेस आजकल कैसा चल रहा है, ट्रेड साइकिल कैसा, लीगल रेस्ट्रिक्शंस हैं, लोन रेस्ट्रिक्शन है, अगर आपने लोन लिया है लोन की रिपेमेंट नहीं कर रहे तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो, है ना। और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी चल रही है, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, डिविडेंड पे कितना टैक्स लगता है, पब्लिक क्या चाहती है, इन्फ्लेशन ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमें डिविडेंड पॉलिसी को ध्यान में रखना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए। हमारी डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव हो सकती है, लिबरल हो सकती है। कंजर्वेटिव का मतलब ज्यादा डिविडेंड कम डिविडेंड बांटे, और लिबरल का मतलब ज्यादा डिविडेंड बांटे। तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि अगर ये स्ट्रिक्ट या कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है तो अर्निंग तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हम कंपेरेटिवली डिविडेंड हम काफी कम बांट रहे हैं, तो काफी कम डिविडेंड है। लिबरल में हम देख सकते हैं अर्निंग के लगभग बराबर हम डिविडेंड बांट रहे हैं, काफी ज्यादा डिविडेंड बांट रहे हैं। ये हमारी इच्छा होती है, हमारा नेचर है, हमारा बिजनेस का पैटर्न है। रेगुलर डिविडेंड दे सकते हैं कि हर साल डिविडेंड दे रहे। इरेगुलर हो सकता है कि कभी देते हैं डिविडेंड और कम प्रॉफिट होता है तो नहीं भी देते, है ना। और स्टेबल डिविडेंड में रहता है कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर कि हर साल लगभग हम एक जैसा डिविडेंड दे रहे हैं। हाँ, 2 4 5 साल बाद हम उस डिविडेंड के अमाउंट थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर हर साल उसे सेम रखते हैं, तो ऐसा हो सकता है। कांस्टेंट डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, हम कांस्टेंट रख रहे हैं कई साल तक, उसके बाद इकट्ठा हो गया बहुत सारा प्रॉफिट तो इकट्ठा बहुत सारा डिविडेंड या बोनस शेयर बांटे जा सकते हैं। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो रख सकते हैं कि जितना डिविडेंड अर्निंग हो रहा है उसका 60%, 50, 40% हम डिविडेंड बांट रहे हैं, तो सेम डिजाइन बनेगा अर्निंग और डिविडेंड का। रेलेवेंट वर्सेस इरेलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी हो सकता है। रेलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी कहता है कि डिविडेंड देने या ना देने से फर्म की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, जिसके फेवर में हम वॉल्टर और गॉर्डन पढ़ने वाले हैं। एक होता है इरेलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी, जिसके जो कहती है कि डिविडेंड दीजिए मत दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसमें आता है मोदिग्लानी एंड मिलर। तो पहले हम वॉल्टर की बात करते हैं। वॉल्टर और गॉर्डन सेम डिसीजन पर आते हैं। वो ये कहते हैं कि कंपनी डिविडेंड बांटे या ना बांटे फर्क पड़ता है, और ये डिपेंड करता है कि कंपनी कैसी है। इसके लिए हम कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंपेयर करते हैं। अगर कंपनी की रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो ऐसी फर्म को ग्रोइंग फर्म कहते हैं, और ऐसी फर्म को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनकी कॉस्ट से ज्यादा अर्निंग है, तो उन्हें डिविडेंड नहीं बढ़ना चाहिए। तो एज पर वॉल्टर मॉडल, डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0। इन्हें डिविडेंड नहीं देना चाहिए, 100% प्रॉफिट को रिटेन करना चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रॉफिट ये रखेंगे उस पर जितनी अर्निंग शेयर होल्डर चाहेंगे उससे ज्यादा अर्निंग हम कमाई लेंगे, बिकॉज आर इज मोर देन के। अगर आर इज लेस देन के तो इसे डिक्लाइनिंग फर्म बोलते हैं ये, और ये कहते हैं ऐसी फर्म को सारा का सारा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड बांट देना चाहिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 100%, क्योंकि ऐसी कंपनी कमाई कम कर रही है और शेयर होल्डर ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो इसलिए इन्हें 100% डिविडेंड बांट देना चाहिए। इफ आर इज इक्वल टू के तो डिविडेंड इज रिलेवेंट, क्योंकि वहां पर ये कांस्टेंट फर्म होंगी, रिटर्न और के इक्वल है, तो डिविडेंड बांटे या ना बांटे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने अपना फॉर्मूला बताया कि आप डिविडेंड, जो भी डिविडेंड है उसे के से डिवाइड करिए, प्लस रिटेन अर्निंग मतलब अर्निंग माइनस डिविडेंड को मल्टीप्लाई करिए आर से, फिर डिवाइड करिए के से, जो आंसर आएगा उसको फिर के से डिवाइड करिए और प्लस कर दीजिए डी अपॉन के में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम काफी क्वेश्चंस में पहले अप्लाई कर चुके हैं।
तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यहाँ बी लिमिटेड है, ये ग्रोइंग फर्म है क्योंकि इनकी आर ज्यादा है, सी लिमिटेड डिक्लाइनिंग फर्म है क्योंकि इनकी आर कम है, और डी लिमिटेड कांस्टेंट है। इन्होंने अलग अलग पूछा है 25, 50 और 75% डिविडेंड पे आउट रेशियो पे क्या होगा। तो बिना कैलकुलेशन के मैं आपको बताता हूँ कि अगर बी लिमिटेड है, ये ग्रोइंग फर्म है, इनका आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो शुड बी 0%। तो 0% के जितने ज्यादा पास होगा उतना शेयर का प्राइस एक्सपेक्टेड ज्यादा होगा। तो 25% में ज्यादा होगा, जैसे जैसे डिविडेंड बढ़ाते जाएंगे शेयर का प्राइस कम होता जाएगा। सी लिमिटेड एक डिक्लाइनिंग फर्म है, तो इनको 100% आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो है, तो 75% पे इनकी वैल्यू ज्यादा होगी, 50 पे कम, 25 पे और कम। और कांस्टेंट है डी, इनका हर एक केस में सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप जितना मर्जी डिविडेंड बांटिए मत बांटिए। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है डिविडेंड अपॉन अर्निंग इनटू 100। अब हम देख सकते हैं फॉर्मूला लगाकर बी लिमिटेड का, अगर हम फर्स्ट पार्ट करें जहां पर हमें बोल रखा है डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है, तो अर्निंग है 8 रुपए, उसका 25% डिविडेंड हो गया 2 रुपए, फॉर्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया 104 रुपए। अब जब हम और सेकंड केस में फॉर्मूला लगाएंगे तो 104 रुपए से कम आता जाएगा, क्योंकि आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो से दूर चले जाते जा रहे हैं। ये वोल्टर मॉडल है, इसमें कुछ पूछना है, हम रिवीजन कर रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आप ये सब कुछ कर चुके हैं, और इसमें हम वोल्टर मॉडल का फॉर्मूला देख रहे हैं, समझ में आता है। इसका बी पार्ट और करके दिखा देते हैं। सेकंड पार्ट 50% है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो 8 रुपए का अर्निंग है, तो डिविडेंड 4 रुपए का हो जाएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, 4 रुपीज डिवाइड बाय के 10%, अर्निंग माइनस डिविडेंड इंटू 14% डिवाइड बाय 10% डिवाइड बाय 10%। ठीक है, क्या आ रहा है सॉल्व करके? किसी ने कैलकुलेट किया है क्या? तो 4 इंटू 0.14 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 40, तो ये आ रहा है 96। ये रहा, सॉल्व कर रखा है मैंने, 96 रुपीज। तो 104 रुपए से कम हो गया, और कम होता चला जाएगा जैसे जैसे हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास गॉर्डन। गॉर्डन मॉडल वही है जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल में के ई का फॉर्मूला था, ग्रोथ वाला, याद है? ये रहा फॉर्मूला के ई का, D1 अपॉन नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस प्लस जी, यही गॉर्डन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले से प्राइस आता है D1 अपॉन के ई माइनस जी। यहां पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि ग्रोथ के लिए हम बी इंटू आर भी निकालते हैं। बी होता है रिटेंशन रेशियो, आर होता है रेट ऑफ रिटर्न। रिटेंशन रेशियो होता है अर्निंग माइनस डिविडेंड अपॉन अर्निंग इंटू 100, ये होता है रिटेंशन रेशियो। और आर होता है रेट ऑफ रिटर्न, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है। आर नहीं दिया तो हम आर भी निकाल सकते हैं, अर्निंग अपॉन जो वैल्यू होती है शेयर की उससे हमारी आ जाती है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें, प्राइस पूछा है, फॉर्मूला D1 अपॉन के ई माइनस जी। D1 है 10% ऑफ अर्निंग, 20 रुपए का 10%, 2 रुपए D1 हो गया। के ई हमें दिया हुआ 11%। जी होता बी इंटू आर, बी होता रिटेंशन रेशियो विच इज 90%, आर इज 12%, तो 10.8% आ गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि के ई हमें पॉइंट में लेना है, और बी आर में, बी भी पॉइंट में लेना, आर भी पॉइंट में लेना। इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करते हुए। सेम रिजल्ट आते हैं वोल्टर वाले, आंसर अलग अलग आते हैं लेकिन रिजल्ट सेम आते हैं कि ग्रोइंग फर्म का जितना ज्यादा डिविडेंड पे आउट रेशियो होगा उतना कम प्राइस होता चला जाएगा, लेकिन सेम आंसर नहीं आता। नाउ एट द लास्ट इसमें रिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी आता है जो मोदिग्लानी एंड मिलर है। उन्होंने ये कहा, मोदिग्लानी एंड मिलर ने, कि डिविडेंड देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए इन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बताया। वो क्या है मैं आपको दोबारा से यहाँ समझा देता हूँ। उन्होंने कहा सबसे पहले, आप सबको मालूम है कि जो होता है, अगर हम आज शेयर का प्राइस देखें तो आज शेयर का प्राइस P0 ये होता है D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के की पावर 1। एक साल बाद की फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू निकालें तो वो आज शेयर का प्राइस होता है।
ये इन्होंने स्टार्टिंग में बोला। हम अगर एज्यूम करें कि हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एग्जिस्टिंग, हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स n है, n को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो कोई दिक्कत नहीं आती। ये मतलब टोटल आज के शेयर का प्राइस, टोटल डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, टोटल प्राइस आफ्टर 1 ईयर आ जाएगा। इन्होंने सेकंड पॉइंट में ये बोला। फिर इन्होंने कहा सपोज हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कहां से आएगा? अर्निंग से, अर्निंग में से, लेकिन हमने डिविडेंड बांट दिया है, तो जो बाकी का पैसा हमें कम पड़ रहा है उसके लिए हम नए शेयर इशू करेंगे। मान लिया m है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, तो जो नए शेयर्स इशू करेंगे वो होंगे m, एक साल बाद नई प्राइस पर इशू करेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट है। तो इन्होंने कहा कि जो हमारा अभी NP0 आया था, ND1 प्लस NP1, इसमें प्लस आई माइनस आई करें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी में भी अगर हम प्लस और माइनस कोई वैल्यू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जो हमें पता है, ND1 प्लस NP1, आई की जगह में लिख देता हूँ प्लस ई माइनस ND1 प्लस MP1, माइनस आई को एज इट इज रहने दिया। इन्होंने कहा ND1 से ND1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली NP0 होता है हमारे आज पूरे बिजनेस की वैल्यू। तो आज पूरे बिजनेस की वैल्यू किसके इक्वल है? NP1 मतलब प्लस MP1 लिख लूं साथ में, प्लस ई माइनस आई अपॉन 1 प्लस के ई। इन्होंने कहा इस पूरे के पूरे बिजनेस की आज की वैल्यू में, इस पूरे में कहीं डी का कोई रोल नहीं है, कहीं पर भी डी नहीं आ रहा है, इसका मतलब डी इज इररिलेवेंट, डी का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ये बात बोली है, ये पूरा थ्योरी में समझाया गया है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी है। तो ये हमारा डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर छोटा सा है, और इस चैप्टर को अगर आप करेंगे अच्छे से भी तो एक आध घंटे में, 1 से 2 घंटे में सारे क्वेश्चन भी आप करके रिवाइज इसको कर सकते हैं।